Students, today I am going to start the new chapter, that is biomolecules. 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 Molecules. This is the part 1. Part 1. So first question is, what is biomolecule? बायोमॉलिक्यूल क्या होता है? पहला क्वेश्चन ये आता है कि बायोमॉलिक्यूल्स, अब जैसे नाम से लग रहा है बायो एंड मॉलिक्यूल्स, तो बायोमॉलिक्यूल्स होता है द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are found in the body of plants and animals. Animals are called बायोमॉलिक्यूल्स. तो ये होता है आपका बायोमॉलिक्यूल्स. तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स which are also called lipids, hormones, vitamins, enzymes, etc. They are called the biomolecules. तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में मिलते हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं. तो इसमें सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना है अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, पहला क्वेश्चन उठता है. तो ऐसे अगर हम वर्ड मीनिंग लें तो कार्बो का मतलब कार्बन से है और हाइड्रेट का मतलब वाटर से है, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ऐड करें मतलब C+H2O करें तो इसका एक फार्मूला आ जाएगा CH2O. दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स. जो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है उसका एम्पिरिकल फार्मूला बन गया. अगर इसको N के टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? CnH2nOn. दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट की यूनिट का ये जनरल फार्मूला है. तो कार्बोहाइड्रेट्स का एक मतलब ये हो गया, जैसे आप लिखते हो C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज. तो देखो इसमें वही जनरल फार्मूला फॉलो हो रहा है CnH2nOn, या C5H10O5 दैट इज राइबोज. तो इसमें भी वही देखो जनरल फार्मूला फॉलो हो रहा है, जैसे C3H6O3 दैट इज़ अ ग्लिसरल्डिहाइड. यहाँ पर भी देखो वही जनरल फार्मूला फॉलो हो रहा है CnH2nOn. तो इस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn, और कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है आपका CH2O. तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का एक वर्ड मीनिंग, जो कार्बोहाइड्रेट का मतलब है. लेकिन इसकी डिफिनीशन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. ये है इसकी करेक्ट डिफिनीशन कि कार्बोहाइड्रेट क्या है. इट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. तो अब इसी वर्ड का हमें मतलब समझना है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब क्या होता है. पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है
कि OH ग्रुप 2 or more than 2 हो। अगर 2 OH या 2 से ज़्यादा OH है तो उसे पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। 2 or more than 2 OH। अब यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हो गया। अब अगला है क्या है कि या तो उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या कीटोन। तो अगर हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएं तो हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO, इसमें एक कार्बन हो गया। अब पॉलीहाइड्रोक्सी वर्ड को रेलिवेंट बनाने के लिए आपको कम से कम 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि एक कार्बन पर आप 2 OH नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन अगर ऑक्सीजन से 2 वैलेंसी अपनी सेटिस्फाई करना चाहेगा तो फिर वो डबल बॉन्ड बना लेगा। सिंगल बॉन्ड से एक ही कार्बन पर सिंगल बॉन्ड OH एक रह सकता है, 2 नहीं रहेगा। अगर उसको 2 वैलेंसी मतलब उसको अपने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से ही जोड़ने हैं तो वह एक ही ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ना कि 2 अलग अलग ऑक्सीजन से। तो इसलिए 2 OH के लिए आपको 2 कार्बन चाहिए। तो एक कार्बन पर एक OH और दूसरे कार्बन पर दूसरा OH, ये हो गया। अब बाकी जो बॉन्ड इसमें बचे हैं उनको आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो ए। तो इसको अगर हम क्लब करके लिखें तो हो गया आपका CHO एल्डिहाइड, CHOH एंड CH2OH। ये है आपका सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो, और इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये इसका मतलब हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द एल्डिहाइड CHO, और 2 OH लगे हैं तो ये आ जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी। तो ये कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये हो गया आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये आपका सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, मतलब स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट यही है। अब इसमें क्या देखना है, इसमें एक होता है आपका DL नॉमेनक्लेचर, D कैपिटल और L कैपिटल, DL नॉमेनक्लेचर में क्या करना है कि यहाँ पे आपको D का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं है, डेक्स्ट्रो में स्मॉल d लगाते हैं, और L का मतलब लीवो नहीं है, क्योंकि लीवो में स्मॉल l लगाते हैं। तो ये आपका डेक्स्ट्रो लीवो नहीं बल्कि एक प्रकार का ये नॉमेनक्लेचर है, नोटेशन है। तो D कैसे पता करेंगे, फ्रॉम द टॉप सेकेंड लास्ट कार्बन, मतलब दिस वन, या फ्रॉम द बॉटम सेकेंड कार्बन। तो क्या, फ्रॉम द टॉप सेकेंड लास्ट या फ्रॉम द बॉटम सेकेंड कार्बन, मतलब दिस कार्बन, फ्रॉम द टॉप सेकेंड लास्ट या फ्रॉम द बॉटम सेकेंड वन। पर H अगर लेफ्ट हैंड साइड में है, या OH अगर राइट साइड में है, राइट हैंड साइड में है, तो इसको हम लोग D नोटेशन कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम होगा D ग्लिसरल्डिहाइड। तो दिस इज द D ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर हम इसका मिरर इमेज बना दें, तो मिरर इमेज में क्या करना है, जो कायरल कार्बन है, ये कार्बन आपका कायरल कार्बन है, दिस कार्बन इज कायरल कार्बन, क्योंकि इसमें चारों वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से या आइटम से जुड़े हैं, H, OH, CHO और CH2H, चारों अलग हैं, तो कायरल कार्बन है। तो बस केवल कायरल कार्बन को उल्टा कर देना है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिया इस तरह से, ये CHO हो गया, ये CH2OH हो गया, OH इधर कर दो लेफ्ट में, H कर दो राइट में, तो इसको हम लोग कहेंगे L ग्लिसरल्डिहाइड। तो अगर आपको D समझ में आ गया तो उसका इमेज बना दो, तो आपका L ग्लिसरल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये है आपका फर्स्ट मेंबर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसका नाम है D ग्लिसरल्डिहाइड। अब इसमें चूंकि कायरल कार्बन है तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब कि ये आपका डेक्स्ट्रो लीवो आइसोमर बनाएगा। लेकिन इस D का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं है, इस कैपिटल L का मतलब लीवो नहीं होता। ये एक प्रकार का नॉमेनक्लेचर है, एक प्रकार का ये नोटेशन होता है। तो ये हो गया आपका D ग्लिसरल्डिहाइड, जो कि फर्स्ट मेंबर है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फैमिली का। और इसको जो है, अब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देखें तो कीटोन क्या होता है, कीटोन में आपका CO ग्रुप 2 कार्बन से सराउंडेड होता है, ये आपका होता है कीटोन। सिंपलेस्ट कीटोन यही होगा आपका,
कि CO इज सराउंडेड बाय 2 कार्बन एटम्स। अब यहाँ पर जो 2 कार्बन बच गए, इस पर एक OH लगा दो और इस पर एक OH लगा दो, तो अब देखो ये बन गया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और जो बांड बचे हैं उनको आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो, तो ये आपका ये बन गया। दिस इज द सिंपलेस्ट या कह दो स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये हो गया, इसको क्लब करके लिखें तो ये हो गया आपका CH2OH, C डबल बॉन्ड O CH2OH, ये बन गया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1,3-डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनोन। ये है, तो ये है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर, और ये है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर। यहीं से कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम कितने कार्बन होंगे? 3। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है C3H6O3, और इसका भी फार्मूला क्या है? C3H6O3। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है। इसमें एल्डिहाइड है, इसमें कीटोन है। इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। अब यहाँ पर देखो कि कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, नो कायरल कार्बन। इसमें देख रहे हो कि कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गई तो कायरल हो नहीं सकता। इस कार्बन पर 2 S सेम हो गया तो भी कायरल नहीं है। इस कार्बन पर 2 S सेम हो गया तो भी कायरल नहीं है। इस कार्बन के 2 बॉन्ड O से सेटिस्फाई हो गए तो भी कायरल नहीं है। तो इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, नो कायरल कार्बन। तो इसलिए क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट यूनिट का नाम बताओ जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो यही है, दैट इज़ द 1,3-डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनोन, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये पहला मेंबर हो गया। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप अलग हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो ये है आपका जो पहला टॉपिक हो गया, फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब क्या होता है। इसमें डीएल नोटेशन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं है। हमें कायरल कार्बन जो फ्रॉम द टॉप सेकेंड लास्ट कायरल कार्बन होता है, या फ्रॉम द बॉटम जो सेकेंड कायरल कार्बन होता है, वहाँ से हमको डीएल नोटेशन करना होता है। तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई कायरल कार्बन है ही नहीं, तो इसका डीएल नोटेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इसमें 2 पॉइंट आया कि एक तो आपके लिए इनएक्टिव होगा, और दूसरा इसका डीएल नोटेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं है। तो ये हो गया आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, कि दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग टोटल 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक को कहते हैं शुगर और दूसरे को कहते हैं नॉन शुगर। शुगर क्या होता है? शुगर होता है जिसमें डायरेक्ट स्वीट टेस्ट आपको मिले। जैसे आप चीनी खाते हो, ग्लूकोज खाते हो, या फ्रक्टोज खाते हो, कोई फल खाते हो, तो आपको डायरेक्ट मीठा लगता है, तो उसको शुगर कहते हैं। और जो डायरेक्ट मीठा ना लगे, जैसे आप रोटी खाते हो तो मीठा नहीं लगता, जबकि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, तो क्योंकि उसमें स्टार्च है जो कि नॉन शुगर में आता है। तो हमारा अगला पॉइंट है, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग जो है 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड्स जो है ये सैकरम वर्ड से बना है। सैकरम का मतलब क्या होता है? स्वीटनेस, सैकरम से, तो इसको हम लोग सैकराइड्स भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स या सैकराइड्स को कुल 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक होता है हमारा शुगर और दूसरा होता है हमारा नॉन शुगर। शुगर किसको कहते हैं? जैसा कि मैंने बताया
कि जिसमें डायरेक्ट स्वीट टेस्ट हो, डायरेक्ट स्वीट टेस्ट। आप खाएं तो आपको सीधे सीधे मीठा लगे, जैसे आप ग्लूकोज खाते हो, चीनी खाते हो या फ्रक्टोज खाते हो जो फल में होता है जनरली, तो मीठा लगता है क्योंकि उसमें शुगर है। तो इस शुगर को फर्दर दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होता है हमारा मोनोसेक्राइड्स, 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 और दूसरा होता है हमारा ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, राइट। मोनोसेक्राइड्स क्या है? मोनोसेक्राइड्स जस्ट लाइक मोनोमर, मतलब सिंपलेस्ट यूनिट, जस्ट लाइक मोनोमर, दैट इज सिंपलेस्ट यूनिट। तो मोनोसेक्राइड्स क्या होता है? द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ, द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ carbohydrates, carbohydrates which cannot be hydrolyzed, which cannot be hydrolyzed, या कह दो simplified, which cannot be hydrolyzed या simplified, which cannot be hydrolyzed या simplified further, उसको हम लोग कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसका सिंप्लीफिकेशन होता है, मतलब वो अपने उन यूनिट्स में टूट जाता है जिससे वो बना होता है। जैसे आप एस्टर लेते हैं तो उसकी हाइड्रोलिसिस करो तो आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, क्योंकि एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। तो जब आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हो तो अपनी सिंपलेस्ट यूनिट में टूट जाता है। लेकिन ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट यूनिट है, मोनोसेक्राइड ऑलरेडी सिंपलेस्ट यूनिट है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो जैसे इसके एग्जांपल्स हैं आपके राइबोज हो गया, राइबोज हो गया, या ग्लिसरल्डिहाइड जो अभी आपने देखा वो भी है, ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, एरिथ्रोलोज, एरिथ्रोज, एरिथ्रोज एट्सेट्रा। तो ये सब आपके जो है मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोसेक्राइड्स, मतलब ये सिंपलेस्ट यूनिट होते हैं, इनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होता है? जब 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स are joined by glycosidic bond। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, व्हेन 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर joined by ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो उसको हम लोग कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। अब इसमें जैसे मान लो 2 यूनिट्स कंबाइंड हुए, ज्वाइंड हुए, तो उसको हम लोग कहेंगे डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में जैसे आपका लैक्टोज आता है, लैक्टोज है, और क्या है? माल्टोज है, माल्टोज, और क्या आता है? सुक्रोज, चीनी, चीनी जो होता है डाइसेक्राइड होता है। तो ये सब आपके डाइसेक्राइड्स हैं। इसमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जुड़ती हैं। अगर 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपकी जुड़ गई तो उसको क्या कहेंगे? ट्राइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स। जैसे आपका होता है इसका एक एग्जाम्पल है रेफिनोज, यस, रेफिनोज, रेफिनोज होता है, रेफिनोज। इसमें 3 मोनोसेक्राइड्स यूनिट जुड़ी रहती हैं। ऐसे आप आगे बढ़ते चले जाइए, 4 यूनिट जुड़ी हैं तो टेट्रासेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, 5 यूनिट जुड़ी है तो पेंटासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो इस तरह से 9 तक जाएगा, मतलब नोनासेक्राइड्स तक जाएगा। पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड, हेप्टासेक्राइड, ऑक्टासेक्राइड एंड नोनासेक्राइड। 3 को हम लोग ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स ये शुगर फैमिली के होते हैं, मतलब इनको खाएंगे आप तो आपको डायरेक्ट स्वीट टेस्ट मिलेगा, डायरेक्ट स्वीट टेस्ट। तो ये आपका आता है शुगर टेस्ट, शुगर में। और नॉन शुगर में आपका आता है पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स।
तो पॉलीसेक्राइड जैसे नाम से लग रहा है कि पॉलीमर टाइप का है, पॉलीमर। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर joined by glycosidic bond, then that is called polysaccharides होता है आपका, ये आपका हो गया पॉलीसेक्राइड्स। तो ये पॉलीमर टाइप का चीज़ है। इसके एग्जांपल हैं, आगे हम लोग इसको और डिटेल पढ़ेंगे। जैसे स्टार्च है आपका, सेलुलोज, और जैसे ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी मिलता है, ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो ये है आपका टोटल क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स का, या कह दो सेक्राइड्स का। तो अब इसमें हम लोग एक एक पार्ट पढ़ेंगे। मेनली मोनोसेक्राइड्स पहले पढ़ेंगे कि मोनोसेक्राइड्स आपको फर्दर क्लासीफाई करना है। मोनोसेक्राइड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, मोनोसेक्राइड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मोनोसेक्राइड्स में आपकी दो फैमिली चलेगी, एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फैमिली और दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन फैमिली। तो दोनों को आपको जानना है। तो जो फर्स्ट मेंबर होगा, इसका मैंने जनरल फार्मूला बताया था, CnH2nOn, ये इसका जनरल फार्मूला है। तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट में? कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम 3 कार्बन होगा, क्योंकि जो आप बोल रहे हो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो एक कार्बन तो एल्डिहाइड में रहेगा और बाकी 2 OH के लिए, क्योंकि आपको बोलना है पॉलीहाइड्रोक्सी, तो आपको कम से कम 2 कार्बन लेना पड़ेगा। तो n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी। तो अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो मतलब ये बनेगा फार्मूला C3H6O3। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रायोज, दैट इज कॉल्ड ट्रायोज। ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। अब इस ट्रायोज में 2 पार्ट बनेगा, एक एल्डिहाइड वाला फैमिली रखने वाला तो उसको बोलेंगे एल्डो ट्रायोज, और जो कीटोन रखेगा उसको कहेंगे कीटो ट्रायोज। ये हो गया एल्डो ट्रायोज एंड कीटो ट्रायोज। दोनों का फार्मूला यही रहेगा, C3H6O3 ही दोनों का फार्मूला रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग रहेगा। तो एल्डो ट्रायोज का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इसका है ग्लिसरल्डिहाइड, जो अभी आपने पढ़ा था, ग्लिसरल्डिहाइड। और इसका वही 1,3-डाईहाइड्रोक्सी, इसका हो गया ये, और इसका क्या होगा? इसका होगा 1,3-डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉन। ये है आपका फर्स्ट मेंबर, यहीं से स्टार्ट होता है। तो ग्लिसरल्डिहाइड में मैंने क्या बताया था, अगर एल्डिहाइड फैमिली का है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फैमिली का है, तो आपको CHO को एट द टॉप रखना है और CH2OH को बॉटम में रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप बॉटम एल्डिहाइड फैमिली का पहले से ही डिसाइडेड है। और अब यहाँ 2 कार्बन ऑलरेडी आ चुका है, तो 1 कार्बन और बना दो। तो ऐसे बीच में लाइन खींच दो, तो यहाँ क्या हो गया? कार्बन हो गया। अब इधर H लगा दो लेफ्ट साइड में और इधर OH लगा दो, तो ये बन गया एक कायरल कार्बन हो गया। इसमें 1 कायरल कार्बन है, और ये H अगर लेफ्ट में है, फ्रॉम द टॉप सेकेंड लास्ट कार्बन, या फ्रॉम द बॉटम सेकेंड कार्बन पर H अगर लेफ्ट हैंड साइड में है, या OH आपका राइट हैंड साइड में है, तो ये आपका D फैमिली कहलाएगा, कैपिटल D। इस D का मतलब फिर बोल दे रहा हूँ, डेक्स्ट्रो नहीं है, एक प्रकार का नॉमेनक्लेचर होता है जो एमाइंस में और कार्बोहाइड्रेट्स में किया जाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड। ये हो गया आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड, राइट। अब इसी तरह से आप जाइए यहाँ पे कीटोन में, तो इसका टॉप बॉटम मैंने क्या बताया था, एल्डिहाइड फैमिली का टॉप बॉटम क्या होगा? टॉप होगा CHO, बॉटम होगा CH2H, और बीच में जितने कार्बन बचेंगे वो CHOH के रूप में जुड़ेंगे। कीटोन में क्या होता है? कीटोन में CH2OH C डबल बॉन्ड O एट द टॉप होगा,
ये एट द टॉप होगा, और बॉटम में CH2OH होगा। टॉप बॉटम बनाने में ही यहाँ 3 कार्बन कंज्यूम हो गया, तो यहाँ अब एक्स्ट्रा कुछ भी लगाना ही नहीं है, क्योंकि टोटल आपके पास कार्बन कितने हैं, 3 ही कार्बन हैं। तो ये टॉप हो गया, CH2OH C डबल बॉन्ड एट द टॉप और CH2 एट द बॉटम। अब बीच में कोई कार्बन नहीं लगाना है, क्योंकि आपके पास अब कार्बन है ही नहीं। तो ये हो गया आपका दिस वन डाईहाइड्रोक्सी 1,3, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, तो 1,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 या प्रोपेन 2 प्रोपेनोन या सीधे प्रोपेनोन भी बोल सकते हो। तो ये है आपका पहला, दैट इज द ट्रायोज। अब अगर हम n की वैल्यू 4 कर दें, n की वैल्यू 4 कर दें, तो फार्मूला क्या बनेगा, C4H8O4 ये बनेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे टेट्रोज, टेट्रोज बोलेंगे, 4 कार्बन वाला ये आपका कंपाउंड हो गया टेट्रोज। तो टेट्रोज में भी 2 जाएंगे, एक आपका होगा एल्डो टेट्रोज और दूसरा होगा आपका कीटो टेट्रोज, राइट। तो एल्डो टेट्रोज का एग्जाम्पल है आपका एरिथ्रोज, एरिथ्रोज, और इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोज, और इसका एग्जाम्पल है कीटो टेट्रोज का एरिथ्रुलोज, एरिथ्रुलोज, ये है आपका एरिथ्रुलोज, एरिथ्रोज एंड एरिथ्रुलोज। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि जब आप स्ट्रक्चर बनाने जाएं एल्डो फैमिली का, तो याद रखना है CHO विल बी एट द टॉप, CH2 एट द बॉटम। तो यहाँ 4 कार्बन है, तो एरिथ्रोज का स्ट्रक्चर बनाओ, CH2 एट द टॉप एंड CH2OH एट द बॉटम। अब बचे 2 कार्बन, तो आपको 2 कार्बन इस तरह से यहाँ पर दोनों पे कार्बन है, और इसमें देखो कितने कायरल हैं, 1, इसमें कितना है 0। तो ये आपके लिए एक्टिव होगा, ये आपके लिए इनएक्टिव होगा, ठीक है। मतलब एल्डो फैमिली में जितने कायरल कार्बन होंगे कीटो फैमिली में उससे 1 कम होगा। तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन बनेगा, HOH HOH, सारे H लेफ्ट में है, सारे OH राइट में है। तो ये आपका 2 कायरल कार्बन हो गया, यहाँ पे देख लो ये दोनों कायरल कार्बन है। अब ये क्या है, ये आपका है एरिथ्रोज, दिस इज एरिथ्रोज। लेकिन अब इसमें बताओ ये D फैमिली का है कि L फैमिली का है, कैपिटल वाला। तो फ्रॉम द टॉप सेकेंड लास्ट या फ्रॉम द बॉटम सेकेंड वन, पर H लेफ्ट में या OH राइट में है, H लेफ्ट में या OH राइट में है, तो उसको D फैमिली कहेंगे। तो D एरिथ्रोज हो गया, और इसी का मिरर इमेज बना दो तो आपका L एरिथ्रोज हो जाएगा। मिरर इमेज में आपको बस इन दोनों कार्बन को उल्टा करना है, बाकी टॉप बॉटम से मतलब नहीं है। अब आप बनाइए एरिथ्रुलोज। तो एरिथ्रुलोज कीटोन फैमिली का है, तो कीटोन मैंने क्या बताया था, टॉप पे क्या रहेगा, CH2OH C डबल बॉन्ड O एट द टॉप और CH2OH एट द बॉटम। ये टॉप बॉटम फिक्स है कीटो फैमिली में, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में। अब 1 कार्बन अभी बचा है, तो यहाँ पर आप 1 कार्बन ऐसे बना देंगे, H लेफ्ट में OH राइट में कर देंगे, तो इसका नाम हो गया एरिथ्रोज, दिस इज द एरिथ्रोज। अब यहाँ पर DL नोटेशन आ सकता है, क्योंकि फ्रॉम द टॉप सेकेंड लास्ट कार्बन है, फ्रॉम द बॉटम सेकेंड कार्बन पर H लेफ्ट में OH राइट में है, तो क्या कहलाएगा, D एरिथ्रुलोज, D एरिथ्रुलोज, D एरिथ्रुलोज, D एरिथ्रुलोज, ये हो गया। तो ये आपका कीटो टेट्रोज और ये है आपका एल्डो टेट्रोज, समझ में आया। इसके बाद N की वैल्यू अगर 5 कर दें तब, तो फार्मूला क्या बनेगा, C5H10O5। तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको क्या बोले थे, ट्रायोज, इसको टेट्रोज। यहाँ 5 कार्बन है तो इसको बोलेंगे पेंटोज, ये है पेंटोज शुगर, पेंटोज। तो इसमें भी पेंटोज में भी 2 कैटेगरी आएगी, एक आपका एल्डो पेंटोज और दूसरा आपका होगा कीटो पेंटोज, ठीक है। तो एल्डो पेंटोज का फार्मूला बनाओ, C5 है एल्डिहाइड फैमिली का, तो CHO एट द टॉप और CH2OH एट द बॉटम। अब बचे 3 कार्बन, तो 3 कार्बन यहाँ बनाओ, लेफ्ट में सब में H रहेगा और राइट में सब में OH रहेगा। तो ये है आपका राइबोज,
दिस इज द राइबोज। कौन सा राइबोज? फ्रॉम द टॉप सेकेंड लास्ट कार्बन एंड फ्रॉम द बॉटम सेकेंड कार्बन पर H लेफ्ट में OH राइट में है, तो ये आपका डी राइबोज है। इसमें कुल कितने कायरल हैं? 3 कायरल। यहाँ देखो 2 कायरल था, तो यहाँ सिर्फ 1 कायरल है, H A, एक बाड H से, एक बाड OH से, एक बाड इससे, एक बाड इससे, पूरे से, तो चारों बाड अलग हो गए इस कार्बन के, तो आपका ये कायरल कार्बन हो गया। ऐसे यहाँ पे देख लो, यहाँ 3 कायरल, तो इसमें 2 कायरल था तो 1 आया, इसमें 1 था तो 0 हुआ, इसमें 2 कायरल है तो 1 हो गया, यहाँ 3 है तो इसमें जान लो 2 आएगा। तो ये डी राइबोज वही राइबोज है जो आपका आरएनए में मिलता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, वो भी सही है, लेकिन उसका पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका आरएनए में मिलता है। अब अच्छा, अगर ये आरएनए मिलता है तो डीएनए में क्या मिलता है? देख लो ध्यान से, आरएनए में क्या मिलता है? राइबोज। राइबोज क्या है? CHO एट द टॉप, CH2OH एट द बॉटम, और 3 कार्बन जो बचे उसमें आपने क्या लिखा? H H H OH OH OH। तो ये आपका राइबोज है जो आरएनए मिलता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे जो CHO के बाद वाला कार्बन है, सेकेंड कार्बन, फ्रॉम द टॉप सेकेंड कार्बन, इसका O1 हटा दो, एक O हटा दो, एक ऑक्सीजन हटा दो, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, तो इसलिए इसका नाम है डीऑक्सी राइबोज। और यही आपका मिलता है डीएनए में। तो डीएनए में एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि आरएनए में राइबोज पेंटोज शुगर मिलता है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर मिलता है। इसलिए डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, दोनों सही है। तो देखा आपने, यहाँ वाला जो ऑक्सीजन था वो यहाँ नहीं है, तो एक ऑक्सीजन डिलीट हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। डी मतलब 1 ऑक्सीजन डिलीटेड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आइए कीटो पेंटोज में, तो मैंने क्या बताया था? टॉप में क्या रहेगा? CH2OH C डबल बॉन्ड O एट द टॉप और CH2OH एट द बॉटम, राइट। अब बचा कितना? 2 कार्बन, टोटल 5 होना चाहिए, तो लेफ्ट में HH और राइट में OH OH लगा दो, ये हो गया। तो अब इसमें भी देखो 2 कायरल हैं, 2 कायरल, यहाँ 3 कायरल तो यहाँ 2 कायरल, मतलब कीटो में हमेशा एल्डो से 1 कायरल कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ये कहलाएगा कि अब देखो इसमें भी DL डिफाइन किया जा सकता है, फ्रॉम द टॉप सेकेंड लास्ट कार्बन या फ्रॉम द बॉटम सेकेंड कार्बन, पर H लेफ्ट में OH राइट में है, तो ये भी डी फैमिली का है, तो इसको डी राइबुलोज कहते हैं। डी राइबुलोज, ये राइबोज है, राइबुलोज है। राइबुलोज कीटो फैमिली का हो गया, राइबो। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है। इसमें एल्डिहाइड है, इसमें कीटोन है, तो एल्डो फैमिली हो गया, कीटो फैमिली हो गया। तो इसलिए इनको क्या कहेंगे? फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, तो इसलिए हम लोग इसको फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। तो ये है आपका जो था 5 कार्बन वाला। अब देखते हैं कि अगर n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 6 है, तो फार्मूला क्या आएगा? CnH2n, इसके बेसिस पे, इस जनरल फार्मूला के बेसिस पे C6H12O6, तो इसको हम लोग कहते हैं हेक्सोज। दिस इज कॉल्ड हेक्सोज, ये हमारा हेक्सोज। तो हेक्सोज भी आपका 2 फैमिली में बनेगा, एक एल्डो हेक्सोज और दूसरा कीटो हेक्सोज। समझ रहे हो? एल्डो हेक्सोज एंड कीटो हेक्सोज, C6H12O6। तो एल्डो हेक्सोज में फार्मूला बनाओ, CHO एट द टॉप, CHO एट द टॉप और CH2OH एट द बॉटम, ये हुआ। 2 कार्बन हो गए, बचे 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर आपको याद रखना है सीक्वेंस, इन चारों कायरल कार्बन का सीक्वेंस याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे से ऊपर की तरफ। चारों कायरल कार्बन जो हैं लेफ्ट हैंड साइड में नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये सीक्वेंस याद रखो, H H OH H, ये ध्यान रखना। अभी तक क्या थे? अभी तक सिर्फ H आ रहे थे लेफ्ट में, H OH, यहाँ देखो H OH, यहाँ H OH H OH H OH, लेकिन अब यहाँ पैटर्न चेंज हो गया।
यहाँ पे क्या है, नीचे से ऊपर चारों कार्बन का HHOHH, ठीक है, HHOHH लेफ्ट साइड का नीचे से ऊपर। और जब H है तो इधर OH, H है तो OH, इधर OH है तो H है तो OH, ये बन गया आपका, ये है इसका। अब इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। अब बताओ ये कौन सा ग्लूकोज होगा, D की L। तो अगेन फ्रॉम द टॉप, जो इसमें कुल कितने कायरल हैं, 4, 1 2 3 4। अब D और L नोटेशन करो, फ्रॉम द टॉप सेकंड लास्ट या फ्रॉम द बॉटम सेकंड कार्बन पर H लेफ्ट में OH राइट में है, तो इसका मतलब है D फैमिली का है, तो इसको हम लोग कहेंगे D ग्लूकोज। और इन चारों को उल्टा बना के मिरर इमेज बना दो तो वो हो जाएगा L ग्लूकोज। तो ये आपका D ग्लूकोज। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप जहाँ मर्जी हो OH लगा दो, जहाँ मर्जी OH लगा दो, तो बदल जाएगा, क्योंकि C6H12 वो 6 मॉलिक्यूलर फार्मूला रखने वाले बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे आपका एराबिनोज है, गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है, ये सब जो है सब में यही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना, ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ OH करके यहाँ H कर दिया तो कुछ और बन जाएगा, वो ग्लूकोज नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना है सीक्वेंस से पैटर्न। अब कीटो फैमिली में आओ तो कीटो में टॉप क्या होता है, CH2OH C डबल बॉन्ड O एट द टॉप और CH2OH एट द बॉटम। 3 कार्बन हो चुका है, 3 बचा है, तीनों कायरल बनेंगे। तो देखो इसमें 4 कायरल होता है ग्लूकोज में, तो यहाँ पर 3 हो गया। तो यहाँ पर भी वही सीक्वेंस HHOH, यहाँ 3 ही है तो 3 पे जाके रुक जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो HHOH, H यहाँ 4 था तो वहाँ तक गए, यहाँ पे 3 ही है तो वही सीक्वेंस रखना है HHOH, ठीक है। अब इधर OH है तो यहाँ HOH, तो ये है तुम्हारा फ्रक्टोज, ये है तुम्हारा फ्रक्टोज, दिस इज द फ्रक्टोज। तो कौन सा फ्रक्टोज होगा, अगेन वही देखो, फ्रॉम द टॉप सेकेंड लास्ट या फ्रॉम द बॉटम सेकेंड कार्बन पे H लेफ्ट में OH राइट में है, तो ये D फ्रक्टोज हो गया, दिस इज द D फ्रक्टोज। इसमें 4 कायरल है तो इसमें कुल कितने कायरल आ रहे हैं, 3, ये 3 कायरल कार्बन हो गए। तो जिसमें कायरल कार्बन है ये सब आपके ऑप्टिकली एक्टिव हैं। इसमें आपने देखा था कोई कायरल कार्बन नहीं था, 1,3-डाइहाइड्रॉक्सी प्रोपेन में नो कायरल कार्बन, यहाँ पे कोई कायरल कार्बन नहीं है, नो कायरल कार्बन, तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और उसमें DL नोटेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कायरल कार्बन की वहाँ पर ना होने के कारण हम लोग फ्रॉम द टॉप सेकंड लास्ट या फ्रॉम द बॉटम सेकंड पे HOH को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसका DL नोटेशन भी नहीं हो पाता। तो ये था आपका टोटल जो मोनोसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपने देखा कि आपने हेक्सोज तक आपने देखा कि हेक्सोज में एल्डोहेक्सोज जो कि आपका D ग्लूकोज आया, D फ्रक्टोज आया। अब इनका मिरर इमेज बना दो, जिसमें कायरल कार्बन को उल्टा कर दो तो सब L फैमिली के हो जाए, वो कैपिटल L लिखना है, उसका मतलब लिबो नहीं है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि मोनोसेक्राइड्स का कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब इन्हीं मोनोसेक्राइड्स की यूनिट्स जो होती हैं जुड़ती हैं, तो डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये सारे जो होते हैं इन्हीं मोनोसेक्राइड यूनिट से बनते हैं। ओके, तो ये था हमारा जो टॉपिक, इसमें मैंने आपको पहले पढ़ाया था ऑनलाइन, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम आपने देखा था कि वीडियो ऑडियो का आ रहा था, तो इसलिए मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अब इसको मैं पहले से ही वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा, जस्ट लाइक ऑनलाइन ही हो जाएगा, और आप लोग उसको सही ढंग से जिससे वीडियो देख सकें, सारी चीज़ें समझ सकें, ऑडियो सही से सुन सकें, कोई ग्लिच ना हो, कोई लैग ना हो। तो इस वजह से मैं इसको प्री रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, और आप सभी लोग इसको देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और उसके बाद फिर आप लोग इस पर क्वेश्चंस करिए। अब यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़। तो जैसा कि आपने देखा सारे जो ग्लूकोज, राइबोज ये सब होते हैं, तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उसमें आपका क्या होता है, पहला पॉइंट कि दे आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्यों होते हैं, रीज़न वही है कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर
इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन मोर नंबर, मतलब एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से। हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लो एक OH है, सपोज करो आपने ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया CHO CH2OH और यहाँ पे CHOH है, ये है। तो O पर निगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव चार्ज, O पर निगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लायक हैं। अब अगर दूसरा मालिक्यूल आप लेंगे तो सेकंड मालिक्यूल जो होगा, जैसे CHO है, यहाँ पर आपका OH कर दें हम, OH H या CH2H, सेकंड जो मालिक्यूल होगा OH। तो यहाँ पे देखो O पर निगेटिव, तो O और H के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ H और O के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें देख रहे हो कि जितने OH होंगे, 2 OH वाले हैं तो 2 मालिक्यूल के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे आप टेट्रोज में जाएंगे तो वहाँ 3 OH हो जाएगा, पेंटोज में जाएंगे तो वहाँ 4 OH हो जाएगा, हेक्सोज में जाएंगे तो वहाँ 5 OH हो जाएगा। तो जितने OH होंगे उतने साइड से मालिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो जिसकी वजह से जो मालिक्यूल्स उनके होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण इनकी क्या होता है, टाइट पैकिंग हो जाती है। टाइट पैकिंग होगी तो उस वजह से यहाँ पे टाइट पैकिंग होने की वजह से मालिक्यूल्स की टाइट पैकिंग होती है। इसी वजह से जनरली दे आर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये इसका रीज़न है। तो जो आपके मोनोसेक्राइड्स होते हैं दे आर सॉलिड। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर वाटर सॉल्युबल। अब यहाँ पर भी आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि वही ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होता है जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए वाटर मॉलिक्यूल से, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लायक इसमें बहुत सारे OH हैं। तो रीज़न वही है कि बिकॉज दे हैव मोर साइड्स टू मेक H bond with water molecules. They have more sides to make H bond. अब जैसे मान लो आप ग्लिसरॉल्डिहाइड ही ले लो, CHO है, CH2OH है और CHOH है। ये देखो ત્યાં H पर पॉजिटिव, O पर निगेटिव, H पर पॉजिटिव, O पर निगेटिव, ये है। अब वाटर के ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन H बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन, वाटर के ऑक्सीजन से AH हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो सोचो इसमें 2 OH है तो 2 वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। जिसमें 3 OH होगा 3 से बना लेगा, जिसमें 4 होगा 4 से बना लेगा, जिसमें 5 होगा 5 से बना लेगा। तो मोनोसेक्राइड्स आर हाईली वाटर सॉल्युबल बिकॉज दे हैव मोर साइड्स टू मेक H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। ऐसे आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल ले लीजिए तो आप बता सकते हैं। ये था आपका सेकेंड प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी है कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैंने इसमें एक एक्सेप्शन बना दिया है, एक बता दिया है, पहले भी बता दिया, एक्सेप्ट 1,3-डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉन। क्योंकि तुमने देखा था कि जो आपका ये कंपाउंड है 1,3-डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉन, इसमें कायरल कार्बन नहीं होता। इसके अलावा जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं सबके पास कायरल कार्बन होता है। तो इसका रीज़न वही है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एंड कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब नो सिमेट्री नहीं होती, नो सिमेट्री। जैसे न प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, न सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, न एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। तो कोई सिमेट्री ना होने के कारण, तो जब कोई सिमेट्री नहीं होती है मॉलिक्यूल में तो उसको बोलते हैं कायरलिटी। तो कायरलिटी जो है यहाँ पर हमको देखना है, कायरलिटी। तो इसी वजह से आपका जो होते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। समझ गए होगे इसको। ये है आपका तीसरा पॉइंट। इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे देशो म्यूटा रोटेशन।
म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है वो आगे हम आपको बताएंगे। दरअसल इसमें क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज है तो एक होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इनमें जो होता है आपका इक्विलिब्रियम बन जाता है, इक्विलिब्रियम। तो ये कैसे होता है तो आप उसको आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर को, ग्लूकोज के और सारे स्ट्रक्चर को, तो वहाँ पर एक क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे मैं फिर इसको बता दूंगा। दरअसल इनको हम लोग जो है कहते हैं एनोमर्स कहते हैं, एनोमर्स। तो एनोमर्स क्या होता है तो जब वहाँ पे हम आपको अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स क्या होते हैं वो समझाएंगे तो आपको वहाँ पर हम आपको बता देंगे म्यूटा रोटेशन। ये म्यूटा रोटेशन है। म्यूटा रोटेशन में जो होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से संबंधित है कि जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, मतलब प्लेन पैरेलल लाइट जितने एंगल पर रोटेट होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। तो जब आप अल्फ़ा डी ग्लूकोज लेके चलोगे तो धीरे धीरे इसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होता है और बाद में जा कर के स्टेबल हो जाता है, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा आपस में एक इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज होता है, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ड्यू टू कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ एनोमर्स, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनोमर्स इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। तो इसको और डिटेल में आगे हम पढ़ाएंगे, जब आपको हम एनोमर्स पढ़ाएंगे तब ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका म्यूटा रोटेशन। याद रखना एक वर्ड आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं म्यूटेशन, तो म्यूटेशन अलग चीज़ है। म्यूटेशन क्या होता है, दैट इज सडन चेंज इन जीन्स, वो होता है आपका म्यूटेशन। ये है म्यूटा रोटेशन, तो उससे अलग है। तो ये ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड्स, जैसे कि वे सॉलिड होते हैं, दे आर सॉलिड, they are water soluble, they are optically active and they show म्यूटा रोटेशन। ऐसे और भी एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको हमने क्लास नोट प्रोवाइड किया है, उसमें लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आसान है, कुछ खास उसमें ऐसा नहीं है, आप आराम से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अब हम लोग इसके बाद इसमें अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज क्या है आपका बहुत ही मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड यूनिट है, जिससे ज़्यादातर आपके हायर कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ओलिगोसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। तो हमको यहाँ पे पहले पढ़ना है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो इसको हम जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में बायोमॉलिक्यूल्स का जब पार्ट 2 पढ़ाएंगे तो पार्ट 2 में हम इसको आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज आपको सेकंड लेक्चर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन बताया, पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है ये बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, शुगर क्या होता है, नॉन शुगर क्या होता है, पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है ना। फिर हमने बताया कि मोनोसेक्राइड्स को क्लासीफाई कैसे किया गया है, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, है ना, जिसमें 2 फैमिली होती है, एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फैमिली मतलब एल्डो फैमिली, दूसरी होती है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन फैमिली मतलब कीटो फैमिली। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि मोनोसेक्राइड्स का जो इम्पॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज़ है कि वो सॉलिड होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनमें म्यूटा रोटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज समझाई। आई होप कि आप सब लोग इसको समझ गए होंगे। इसका क्लास नोट मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप में दे दिया है, PDF फाइल, आप उसको लिख लीजिए और इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार आपको जब तक ना समझ में आए ज़रूर देखिए। और ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पर आपसे पूछे जाएंगे और वो सारी चीज़ों को पढ़ के ही आप छोटे छोटे क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम मोटा मोटा हेडिंग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो उससे काम नहीं बनेगा। आपको हर पॉइंट को समझना होगा।
तो चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बायोमॉलिक्यूल्स के मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ओके, ठीक है, थैंक यू।